Hello, students of class 9. In previous lecture, you have been explained about Newton's first and second law of motion. Today, we are going to discuss about third law of motion. Today, we are going to discuss about third law of motion. Third law of motion states that to every action there is always an equal and opposite reaction, where action and reaction act on different objects. ठीक है, क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वेयर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या समझे? इन हिंदी, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक एक्शन के बराबर और विपरीत अपोजिट रिएक्शन होता है हमेशा, और एक्शन और रिएक्शन एक ही नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट्स करते हैं, कार्य करते हैं। हम इसे कुछ उदाहरण से समझ सकेंगे। चलते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने कभी दीवार पर हाथ ऐसे या ऐसे ये फोर्स करके देखा है? तो जब आप दीवार पर हाथ ये पुश करते हो, दीवार को हाथ से कसकर, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगता है। क्यों? तो जितने फोर्स से आपने दीवार को पुश किया, दीवार भी आपके हाथ पर उतना ही फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए आपको चोट लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप चोट का अनुभव नहीं करते। आप अब सपोज करो कि यह दीवार है। अब दीवार पर हम हाथ से ऐसे ये करते हैं, तो दीवार पर हाथ से फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, एफ हैंड, फोर्स exerted by hand on ball, फोर्स exerted by hand on ball। बॉल क्या करता है? आपके हाथ पर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है, उतना ही फोर्स। एफ हैंड इज इक्वल टू एफ बॉल, एफ हैंड इज इक्वल टू एफ बॉल मीन्स फोर्स एफ हैंड, फोर्स exerted by hand on the ball, and F ball is the force exerted by ball on the hand। तो जितना फोर्स से आपने दीवार को पुश किया, दीवार ने भी उतना ही फोर्स आपके हाथ पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो आपको चोट अनुभव होता है। आप जितना ज़्यादा पुश करोगे, जितना ज़्यादा फोर्स दीवार को ये करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा चोट लगेगा।
आप करके देखो, समझ में आएगा। तो इस क्या हुआ कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाया उतना ज़्यादा चोट, मतलब जितना एक्शन हमने हाथ से जो फोर्स लगाया वो हुआ एक्शन। हम हाथ से दीवार पर जो फोर्स लगाया वो हुआ एक्शन, और दीवार ने हमारे हाथ पर जो फोर्स लगाया वो हुआ रिएक्शन। हुआ क्या हुआ? रिएक्शन। तो हमने डिफिनेशन में बताया है एक्शन रिएक्शन। तो पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है वह एक्शन है, और दूसरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता वह रिएक्शन है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, कार्य करता है। वेयर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वेयर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक्शन किस पर लगा? दीवार पर। रिएक्शन किस पर हुआ? हाथ पर। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन बॉल पर, रिएक्शन हैंड पर। तो एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पर कार्य नहीं करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। और एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल ही होता है, बट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर होता है। ठीक है। इससे बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। हम इवन वॉक करते हैं, चलते हैं, तो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है। आप जब चलते हो, पैर को उठाते हो पीछे से, अब आगे से उसको जमीन को पुश करते हो पीछे की ओर, और जमीन भी आपके पैर पर उतना ही फोर्स आगे की ओर लगाता है, तो आपका पैर आगे चल जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ भी एक्शन और रिएक्शन है। घोड़ा को आप टमटम खींचते देखते हो। घोड़ा टमटम खींचते समय जमीन को पैर से पीछे की ओर पुश करता है, जमीन घोड़ा के पैर पर आगे की ओर फोर्स लगाता है, तो आगे चल पड़ता है पैर, उसका टमटम आगे चल पड़ता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, लेकिन गौर नहीं करते। दूसरा और एग्जाम्पल्स है, देखिए, आप कभी किसी गेंद को जमीन पर थ्रो करके देखा, ऐसे डाउनवर्ड्स जमीन पर बॉल को, गेंद को थ्रो करते हो, तो क्या होता है? बॉल बाउंस करके ऊपर उठ जाता है। हम जमीन पर बॉल को ये करते हैं, थ्रो करते हैं, तो आफ्टर पुशिंग द अर्थ द बॉल बाउंस अप, ऊपर उठ जाता है। क्यों उठा? तो बॉल जितना फोर्स जमीन पर लगाया, अर्थ पर लगाया, अर्थ भी उतना ही फोर्स बॉल गेंद पर लगाया, जिसके कारण वह ऊपर उठ गया। वहाँ भी एक्शन और रिएक्शन है। गेंद, बॉल जमीन पर फोर्स लगाया, वो एक्शन है। जमीन, पृथ्वी, अर्थ गेंद पर फोर्स लगाया, बॉल पर फोर्स लगाया, जिसके कारण वह बाउंस अप हुआ, उछलकर ऊपर की ओर आ गया, वह रिएक्शन है। जितना फोर्स बॉल जमीन पर लगाता है, पृथ्वी पर लगाता है, अर्थ पर लगाता है, उतना ही फोर्स अर्थ बॉल पर लगाता है, जिससे ऊपर की ओर उठता है। दोनों बराबर होता है, एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कभी बंदूक छोड़ा है, अगर आप बंदूक छोड़ा है तो अनुभव किया, छोड़ा तो नहीं होगा, किसी को छोड़ते देखता होगा। बंदूक छोड़ने वाला
ये जो पिछला पोर्शन उसका है यहाँ रखता है, और बंदूक का पिछला पोर्शन जो है ये होता है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, जब बंदूक छोड़ता था, फायर करता है, तो गोली इससे आगे की ओर निकलती है। जितना फोर्स बुलेट पर, गोली पर आगे की ओर लगता है, उतना ही फोर्स बंदूक पर, गन पर पीछे की ओर लगता है। तो गन पीछे की ओर रिकॉइल करता है, पीछे की ओर धक्का मारता है। तो अगर फायरिंग करने वाला केयरफुल नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो वह गिर सकता है। अगर इसका पिछला पोर्शन नुकीला हो तो वह उसके शरीर में इंटर कर सकता है। क्यों? तो जब गोली, बुलेट फायर करने के बाद आगे गया, तो जितना फोर्स उसको आगे की ओर लगा, उतना ही फोर्स गन पर पीछे की ओर लगता है। तो गन जो है पीछे की ओर आता है, इसको रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हम इक्वल है या नहीं है। इक्वल हम नहीं मानते हैं, तो हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हो। आप देख रहे हो ये फिगर मैंने ऑलरेडी बनाकर छोड़ दिया है। ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें 2 स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है, हम इसका यूज मास मेजरमेंट में भी करते हैं, लेकिन इससे वेट मेजर होता है। और आप लोग पढ़े हैं कि वेट इज ए फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस को आप देखे होंगे किसी को, दुकानदार को तौलते हुए। स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग होता है, उसके नीचे हुक लगा हुआ रहता है, ऊपर में हैंडल होता है जो यहाँ दिखाया है। देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ देखो, स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्केल है, जैसे आपके रूलर पर रहता है 1 cm 2 cm लिखा हुआ, उसी तरह इसमें न्यूटन होता है, न्यूटन या केजीवेट, न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पर इसमें न्यूटन में रिटेन स्केल होता है, ठीक है ना। और स्प्रिंग पर एक पॉइंटर होता है, देखो यहाँ पॉइंटर है। तो इसमें हमने क्या किया है, 2 स्प्रिंग बैलेंस लिया है। एक स्प्रिंग बैलेंस ए है, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस बी है। स्प्रिंग बैलेंस में एक साइड में पकड़ने के लिए हैंडल होता है, यह देखिए हैंडल है, यह देखिए हैंडल है। फिर स्प्रिंग बैलेंस के निचले पार्ट में एक हुक होता है, जिससे हम किसी को हैंग करते हैं। हाँ, हुक में होता है, हुक से किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, उसका वेट मेजर करते हैं। तो हुक यहाँ होता है, हुक को यहाँ छोड़ दिया, आपको दिखा रहे हैं। हुक होता है, देखिए हुक, ये हो गया हुक। तो पहले स्प्रिंग बैलेंस बी का हुक है, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक को इसमें कनेक्ट कर दिया, इसे इंटेंगल कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ गया स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बी का जो हैंडल है, किसी दीवार से टाइट कर देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर बांध दिए हैं इसके हैंडल को। स्प्रिंग बैलेंस बी के हैंडल को दीवार से हम क्या कर दिए, बांध दिए, कनेक्ट कर दिए, टाइट कर दिए। स्प्रिंग बैलेंस ए है, उसका हैंडल फ्री है, इसको हम हाथ से पकड़ते हैं, हाथ से इसको हाथ से क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस इसके हैंडल को हाथ से पकड़कर पीछे की उधर खींचेंगे,
तो क्या होगा, फोर्स लगेगा हाथ से। तो हाथ से फोर्स लगेगा तो इस पर कार्य करे, ये स्प्रिंग बैलेंस ए फोर्स लगाएगा स्प्रिंग बैलेंस बी में, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस बी का इंडिकेटर शुरू में देखिए यहाँ 0 है। जब तक हम इसे मेजर नहीं करते हैं तो ये इंडिकेटर 0 पर होता है, 0 पर होता है। लेकिन जब इसको हम फोर्स लगाते हैं, कोई वेट करते हैं, लेते हैं, हैंग करते हैं हुक से, तो ये स्प्रिंग बैलेंस का इंडिकेटर इस पर मूव करता है स्केल पर, और उससे हम रीडिंग करते हैं कितना न्यूटन फोर्स लगा। तो जब स्प्रिंग बैलेंस ए के हैंडल को हम हाथ से खींचकर पीछे खींच लिया, तो ये क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस बी पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया, देखो हम दिखा रहे हैं 30, मान लेते हैं, सपोज करते हैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, 30 न्यूटन। ठीक है, तो देखते हैं इस स्प्रिंग का भी, इस स्प्रिंग बैलेंस का इंडिकेटर भी 30 न्यूटन पर आकर रुक जाता है। इस स्प्रिंग बैलेंस का इंडिकेटर भी 30 न्यूटन पर आकर रुकता है। तो और ये देखिएगा, इसका स्प्रिंग इस ओर मूव किया है, ये इंडिकेटर, और इसका स्प्रिंग, इस स्प्रिंग बैलेंस का इंडिकेटर इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और दोनों में रीडिंग क्या है, कितना फोर्स दिखा रहा है, 30 न्यूटन। तो क्या हुआ कि स्प्रिंग बैलेंस ए जितना फोर्स बी पर लगाया, बी उतना ही फोर्स ए पर लगाया, इसलिए दोनों में 30 न्यूटन फोर्स शो कर रहा है। ठीक है ना। और दोनों में आप देख रहे हैं, इसमें इंडिकेटर इस साइड खिसका है, इसमें इंडिकेटर इधर खिसका है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे प्रूफ होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। जब भी कहीं पर कोई एक्शन होता है तो वहाँ रिएक्शन भी होता है, और वह एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल बराबर होता है, और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कोई न्यूमेरिकल ये कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला एक्सप्रेशन नहीं है, बस इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। बट दिस लॉ इज यूज्ड, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप रॉकेट के बारे में सुने हो, रॉकेट जो ज़मीन से अदर या स्पेस में या कहीं भेजा जाता है, अदर प्लानेट पर, उससे किसी ये क्या कहते हैं सैटेलाइट वगैरह को, तो उसमें आप देखते हैं, इस टीवी में देखे होंगे कि उस रॉकेट के पीछे से, नीचे से, निचला भाग से गैस तेज़ी से वेपर निकलता है। तो जितना मोमेंटम से गैस नीचे की ओर निकलता है, वह उतना ही मोमेंटम इसको ऊपर की ओर देता है, और ऊपर ये उठ जाता है। आप लोग दीपावली में भी क्रैकर छोड़े हैं, एक रॉकेट खरीदता होगा ऐसा। तो रॉकेट में क्या होता है, आप नीचे से एक उसको स्पार्किंग करते हैं, फायर करते हैं, तो उससे स्पार्किंग निकलता है बहुत तेज़ी से, तो आप देखते हो कि उस रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। यह भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। जितना वेग से उसमें जो ये एक्सप्लोसिव होता है, आफ्टर फायरिंग, आग लगाने के बाद वह वेपर में कन्वर्ट होकर नीचे की ओर निकलता है, और वह उतना ही मोमेंटम रॉकेट को ऊपर की ओर देता है, और यह ऊपर की ओर उठता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का
ढेर सारा मेनी सेवरल एग्जाम्पल्स हैं। तो परहैप्स आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बाय।